हेलो बच्चों, विजडम कोचिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 से चैप्टर सीखेंगे। चैप्टर का नाम फाइबर टू फैब्रिक है और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोथ्स। ये गर्मी से बचाते हैं, ये सर्दी से बचाते हैं, वे हमें अच्छा और सभ्य दिखाते हैं। फाइबर वह पदार्थ जो पतले एवं सतत रेशे के रूप में उपलब्ध होता है, फाइबर कहलाता है। फाइबर दो प्रकार के होते हैं, अर्थात एक नेचुरल फाइबर और दो मैन मेड फाइबर या सिंथेटिक फाइबर। फाइबर के प्रकार। नेचुरल फाइबर वे रेशे जो पौधों और जानवरों से प्राप्त होते हैं, नेचुरल फाइबर कहलाते हैं। उदाहरण कपास, जूट, रेशम, ऊन। मैन मेड फाइबर जिन फाइबर को लैबोरेटरी में सिंथेसाइज्ड किया जाता है उन्हें मैन मेड फाइबर कहा जाता है। उदाहरण नायलॉन, एक्रेलिक, टेरिलीन, टेरिकॉटन, पॉलिएस्टर आदि। नेचुरल फाइबर के प्रकार। प्लांट फाइबर वे फाइबर जो पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं, प्लांट फाइबर कहलाते हैं। उदाहरण कपास, जूट और फ्लेक्स। एनिमल फाइबर जो फाइलर पौधों और जानवरों से प्राप्त होते हैं उन्हें एनिमल फाइबर कहा जाता है। उदाहरण रेशम और ऊन। एनिमल फाइबर। सामान्य एनिमल फाइबर ऊन और रेशम हैं। ऊन भेड़, बकरी, याक, ऊंट, लामा, अल्पाका आदि से प्राप्त किया जाता है। रेशम रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है। वुल भेड़, बकरी, ऊंट, याक, खरगोश, लामा, अल्पाका और अन्य जानवरों के ऊन, बाल से प्राप्त किया जाता है। इन जानवरों के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है क्योंकि बाल हवा को फंसाते हैं और हवा गर्मी की कुचालक होती है। बालों की इतनी मोटी परत उनके शरीर को गर्म रखती है और उन्हें कठोर ठंड से बचाती है। ऊन प्राप्त करने के लिए जानवरों को पाला जाता है और फिर उनके बालों को काटकर ऊन बनाया जाता है। ऊन और ऊन धारण करने वाले जानवर। ऊन और ऊन धारण करने वाले जानवर जैसे भेड़, बकरी, ऊंट, याक आदि दो प्रकार के बाल रखते हैं, मोटे बाल और नीचे के महीन मुलायम बाल। ऐसे जानवरों में त्वचा के करीब बारीक मुलायम बाल पाए जाते हैं। भेड़, बकरी आदि जानवरों के नीचे के बारीक मुलायम बालों को ऊन कहा जाता है। जिन जानवरों के शरीर पर बारीक मुलायम बाल ऊन होते हैं उन्हें वुल बेयरिंग एनिमल कहा जाता है। एनिमल वुल। भारत में भेड़ की कई नस्लें पाई जाती हैं। भेड़ दूध और मांस देती है, ऊन के अलावा, लेकिन दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मुख्य रूप से ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। भेड़ की ऊन सबसे आम ऊन है। अंगोरा ऊन जम्मू की अंगोरा बकरियों से प्राप्त किया जाता है। कश्मीर नरम ऊन है जिसका उपयोग शॉल बनाने के लिए किया जाता है। अंगोरा बकरियां जम्मू और कश्मीर जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। पश्मीना ऊन पश्मीना बकरियों से प्राप्त किया जाता है। याक का ऊन आमतौर पर तिब्बत और लद्दाख में प्राप्त किया जाता है। भेड़ों का पालन पोषण और प्रजनन। भेड़ें हमारे देश के कई हिस्सों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात आदि में पाली जाती हैं। भेड़ें घास और पत्तियां खाती हैं। उन्हें दालें, मक्का, ज्वार, खली और खनिजों का मिश्रण भी खिलाया जाता है। सर्दियों में भेड़ों को घर के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्ते, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर घने बाल होते हैं जिनसे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त होती है। प्रोसेसिंग ऑफ वुल। ऊन को ऊन में बदलने की प्रक्रिया में निम्नलिखित 6 चरण शामिल हैं। 1. कतरनी, 2. खंगालना, 3. छंटाई, 4. गड़गड़ाहट पृथक्करण, 5. रंगाई, 6. स्पिनिंग। प्रोसेसिंग ऑफ वुल। 1. मशीनों का उपयोग करके भेड़ के ऊन, बाल को मृत त्वचा की एक पतली परत के साथ उसके शरीर से हटा दिया जाता है।
जानवरों के ऊन को हटाने की प्रक्रिया को कतरनी कहा जाता है। 2 तेल, धूल और गंदगी को हटाने के लिए बालों के साथ कटी हुई त्वचा को टैंकों में धोया जाता है। कतरे हुए ऊन को गर्म पानी में धोने और फिर सुखाने की प्रक्रिया को परिमार्जन कहा जाता है। 3 बालों वाली त्वचा को फैक्ट्री में भेजा जाता है, जहां विभिन्न बनावट के बालों को अलग किया जाता है। ऊन से अलग अलग बनावट के बालों को अलग करने की प्रक्रिया को सॉर्टिंग कहा जाता है। 4 बर्स पृथक्करण। बर्स नामक छोटी रोएदार आग को बालों से अलग किया जाता है और फिर से धोया और सुखाया जाता है। 5 रंगाई। भेड़ के प्राकृतिक बाल सफेद, भूरे, काले होते हैं। कच्ची आग को अलग अलग रंगों में रंगा जाता है। 6 कताई। कच्ची आग को सीधा किया जाता है, कंघी की जाती है और सूत में लपेटा जाता है। यार्न टाइप्स। उसके उपयोग। यार्न 2 प्रकार के होते हैं। 1 लॉन्ग, 2 शॉर्टर। यार्न के लंबे धागे आमतौर पर स्वेटर, मफलर, टोपी और मोजे बनाने के लिए बुने जाते हैं। छोटे धागों से कपड़ा बुना जाता है। वूल का उपयोग। ऊन का उपयोग गर्म कपड़े जैसे स्वेटर, टोपी, शॉल, दस्ताने और कंबल आदि बनाने में किया जाता है। ऊन का उपयोग कालीन और असबाब बनाने में भी किया जाता है। रेशम। रेशम के रेशे रेशम के कीड़ों, रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। रेशम कीट शहतूत के पौधों की पत्तियों पर रहता है। रेशम के प्रकार। विभिन्न प्रकार के रेशम के कीड़े चमक और बनावट के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के रेशम का उत्पादन करते हैं। उदाहरण के लिए टसर रेशम, मूगा रेशम, कोसा रेशम आदि का उत्पादन विभिन्न प्रकार के रेशम कीटों द्वारा किया जाता है। शहतूत रेशम सबसे आम रेशम कीट है। रेशम के कीड़ों का पालन। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है। रेशम का इतिहास। रेशम की खोज चीन में हुई। लगभग 3500 बीसी अपनी उत्तम गुणवत्ता और चमक के कारण रेशम एक बेशकीमती संपत्ति बन गया। मूल रूप से इसका उपयोग केवल सम्राटों द्वारा किया जाता था। व्यापार के माध्यम से ही रेशम समय के साथ दुनिया के अन्य हिस्सों में फैल गया। प्राचीन काल में रेशम व्यापार की एक प्रमुख वस्तु थी। इसी कारण चीन को विश्व के अन्य भागों से जोड़ने वाले प्राचीन व्यापार मार्गों को रेशम मार्ग कहा जाता है। रेशम कीट का जीवन चक्र। रेशम कीट के जीवन चक्र में 4 चरण होते हैं। अंडे, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। मादा रेशम कीट अंडे देती है। लगभग 14 दिनों के बाद अंडों से लार्वा बनता है, जिसे कैटरपिलर कहा जाता है। प्यूपा में विकसित होता है, प्रोटीन से बने रेशों को स्रावित करता है और रेशों को अपने चारों ओर पूरी तरह से बुन लेता है। इस आवरण को कोकून कहा जाता है। कुछ समय तक कोकून में रहते हैं। कोकून से बाहर आकर रेशम कीट बन जाते हैं। शम का प्रसंस्करण। रेशम कीट से रेशम प्राप्त करने की प्रक्रिया में शामिल है। 1 रेशम के कीड़ों का पालन। 2 रीलिंग और 3 रंगाई इसके बाद किया जाता है। 4 कताई और बुनाई। रेशम के कीड़ों का पालन। मादा रेशम कीट अंडे देती है। अंडे को साफ कपड़े या कागज की पट्टियों पर रखा जाता है। अंडों को उपयुक्त तापमान पर गर्म किया जाता है। अंडों से लार्वा निकलते हैं, जिन्हें कैटरपिलर या रेशम के कीड़े कहा जाता है। रेशम के कीड़ों को बांस की ट्रे में रखा जाता है और वे शहतूत की पत्तियों को खाते हैं और आकार में बढ़ते हैं। 30 से 40 दिनों के बाद रेशम के कीड़े खाना बंद कर देते हैं और कोकून बुनना शुरू कर देते हैं। हवा के संपर्क में आने से कोकून सख्त हो जाते हैं। रेशम की रीलिंग। कोकून को इकट्ठा करके धूप में रखा जाता है या उबाला जाता है या भाप के संपर्क में रखा जाता है। रेशम के रेशे अलग हो जाते हैं। कोकून से रेशम का धागा निकालने की प्रक्रिया को रीलिंग कहा जाता है। रीलिंग का कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।